Hello everyone, how are you? I hope you're good. So today we are going to start a new topic, directive principle of state policy. So चलो start करते हैं. Question number 1 में बोला गया Article 36 to 51 are listed under which of the following headings of the Indian Constitution. इनमें से कौन सा ऐसा heading है Indian Constitution का जिसमें 36 से 51 listed है. तो ये है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 किस में है, DPSPs में है. So DPSP of the state policy are included in the Article 36 to 51 in Part 4 of the Constitution. It is not binding. ये बाइंडिंग नहीं है. no one can go to court with it. इसमें कोई कोर्ट नहीं जा सकता है. A directive principle of state policy are derived from the Constitution of Ireland. और ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया है. और अगर बात करें तो ये आर्टिकल 40 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. And 48 is organization of agriculture and animal husbandry. Article 48A is environment protection. 49 is protection of national monuments. 50 is separation of judiciary from executive. And 51 is promotion of international peace and security. Promotion of international peace and security. ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा. 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. 48 is organization of agriculture animal husbandry. 48 is environment protection. 48A is environment protection and 48 is agriculture and animal husbandry. पहले तो 40 में क्या होगा, विलेज पंचायत होगा. फिर उसके बाद एग्रीकल्चर होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा वहाँ पे. देन उसके बाद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे. पहले एनिमल, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंट. देन उसके बाद 49 में क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स. नेशनल मॉन्यूमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे. नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे 49. एंड देन उसके बाद 50 में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. एंड 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है. 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DPSPs ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो DPSPs जो है वो किस पार्ट में मेंशन है, तो ये आपका है पार्ट 4 में मेंशन है DPSPs. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपका है DPSPs. Next, which of the following articles of the Constitution of India lays down that the state shall take steps to organize village पंचायत. इनमें से कौन सा है जो विलेज पंचायत की बात करता है. आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 41 किसकी बात करता है, the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, education and to public assistance in certain cases. कुछ केसेस में सिक्योर करे राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. इसकी बात करता है 42 में, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. आर्टिकल 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. लिविंग वेज की बात करता है फॉर वर्कर्स, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. तो 40 में क्या हो गया, विलेज पंचायत. 41 में लिमिट्स डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड फॉर पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में. 42 में क्या होता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. तो ये मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है 42. एंड 43 इज लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स. लिविंग वेज की बात करता है वर्कर्स के लिए, ठीक है. तो ये आपका 43 हो गया. ओके, सो यहाँ पे आपने देखा था 48 डायरेक्टली 48 था. तो 40 के बाद 41 में क्या हुआ, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40. फिर स्टेट के बारे में शायद लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क. तो राइट टू वर्क की बात कर रहे हैं, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट कुछ केसेस में, ठीक है. आर्टिकल 42 में क्या होता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क. तो अगर आप राइट टू वर्क दे रहे हो तो उसमें अच्छी कंडीशन भी होनी चाहिए वर्क में, एंड मैटरनिटी लीव भी मिलना चाहिए फीमेल्स को. ओके, नेक्स्ट 43 में क्या हुआ, लिविंग वेज मिलना चाहिए फॉर एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स को लिविंग वेज मिलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की कौन सा बात करता है, 51. आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस. स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. प्रमोट करना है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद नेशंस, ठीक है. तो नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस बना कर रखना है. फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ and treaty obligation in the dealings of organized people with one another. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट शैल हैव बीन मेंशन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स वो मेंशन किया गया है? ये आपका DPSPs, ठीक है, इंटरनेशनल पीस वगैरह ये है DPSPs। नेक्स्ट है 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द 43B पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? 43B किससे डील करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता है 43B। तो आर्टिकल 43B डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये 43B का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी अडॉप्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गाइड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिसी अडॉप्शन है जो कि गवर्नमेंट गाइड नहीं करती है? तो ये प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्डिंग बाय लॉ, सिविल कोड एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड लिक्विड। तो ये जो बी है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज इज नॉट गाइडेड बाय द DPSPs ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाय द प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे जो है वो कोड एंड प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड डायरेक्टेड इन द DPSPs में ये सारी चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंशन है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर। एक यूनिक फीचर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह DPSPs को एक यूनिक फीचर बताया गया है इसका। तो DPSPs ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन कॉल्ड ए यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू बिकॉज इट लेज डाउन द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्कस्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये किसमें है? पार्ट 4 में मेंशन्ड है। सो आर्टिकल 44 इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 क्या करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्क्राइब करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली, उनको इक्वली ट्रीट करना है। दे कवर एरियाज लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बेस करता है ऑन द प्रमाइस दैट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन। रिलीजन और लॉ के बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है। ये इसको डील करता है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट मीन्स जो भी रिलीजन है, जो भी रिलीजन के लोग हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये आपका आर्टिकल 44 में बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्क्राइब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 44 में सिविल कोड के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है? तो ये है आपका DPSPs। DPSPs पे प्रोविज़न है जिसमें एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखा गया है। ये 50 है आर्टिकल। नेक्स्ट ये देखो, आर्टिकल 50 जो पार्ट 4 का है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेग्रीगेट करता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से। जो पर्पस है सेपरेशन ऑफ पावर का विच टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ पावर। ये क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें पावर का एब्यूज़ होता है बाय ए सिंगल पर्सन ना हो और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इट विल गार्ड द सोसाइटी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी, इरेशनल एंड टायरेनिक पावर ऑफ द स्टेट, safeguard freedom for all and allocate each function to the suitable organs of the state for effective discharge of the respective duties, ठीक है। तो ये DPSPs में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द DPSPs ऑफ स्टेट पॉलिसीज? फर्स्ट, it reflects the ideals that the state has in mind by formulating policies and enacting laws. They promote the welfare of the community and therefore it is social and socialist. It is not legally enforceable by the courts for violation. They are enforceable on their own and do not require any law to implement them. ये है फोर्थ ऑप्शन, दे आर इन्फोर्सेबल ऑन देयर ओन। ये खुद ही ये इन्फोर्स किए जाते हैं ऑन देयर ओन एंड डू नॉट रिक्वायर, कोई भी लॉ का ज़रूरत नहीं पड़ता उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37, तो यहाँ पे देखो 37 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट्स है कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी कन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस पर कोर्ट एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट इसमें इन्फोर्सेबल नहीं करती है। ये जो एलिमेंट है हैज़ पॉलिटिकल फॉर्म रादर दैन ए लीगल वन। एक पॉलिटिकल बेसिस है, इसका पॉलिटिकल फॉर्म है, ना कि एक लीगल फॉर्म है। दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेट। ये DPSPs क्या है? ये जनरल इंस्ट्रक्शन स्टेट को दिया गया है अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट शुड डू सम वर्क, कुछ वर्क करेगा जो कि बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए ऑफ द स्टेट। दिस पॉलिसीज कैन बी फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव स्टेट्यूज। नेक्स्ट, आप प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो CAG को कौन अपॉइंट करता है? CAG को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से इम्पीचमेंट का के लिए कौन सा है? ये है आपका 61। आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट करते हैं। इम्पीचमेंट देखो, आई से 1 से I याद कर सकते हो, इम्पीचमेंट।
तो ये प्रेसिडेंट करते हैं. दिस प्रेसिडेंट में बी इम्पीच्ड बाय हाउस. प्रेसिडेंट को हाउस से इम्पीच कर सकते हैं हम ऑफ ए पार्लियामेंट फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो कर सकते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी दैट अ प्रेसिडेंट बी गिवन नोटिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस दिया जाए एडवांस में, जो कि 1/4 मेंबर है हाउस के वो साइन भी करना है उनको. 1/4 मेंबर साइन करें और 14 डेज़ के पहले उनको एक नोटिस 14 डेज़ एडवांस में उनको नोटिस दिया जाए. ये जो रिजोल्यूशन है वो पास किया जाएगा एक मेजॉरिटी के थ्रू ऑफ नॉट लेस दैन 2/3. देखो, नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा. तो ये याद रखना, 2/3 ऑफ द 1/4 मेंबर साइन करेंगे एंड 14th डे के अंदर उनको नोटिस देना है, एंड 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस. When a charge has been so preferred by either house of the parliament, when a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall be investigate the charge or cause the change to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented as such investigation. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है उन पर. तो ये आपका प्रॉपर है इम्पीचमेंट का प्रोसेस. नेक्स्ट 188, द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन. प्रोसीजर किस में मेंशन है? आर्टिकल 61 में प्रोसीजर मेंशन है इम्पीचमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज द. जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वो कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है यूनियन ऑफ इंडिया का वो है आपका प्रेसिडेंट. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग क्या है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनमें से प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? तो ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अपॉइंट करते हैं, ये तो सही है. द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन. जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन है नेशन का, ये भी ट्रू है. ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये भी सही है. ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता है, ये कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा. इट मीन्स ये आपका सही आंसर है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो पहले तो जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 75 के थ्रू, एंड इसके बाद जब अपॉइंट हो जाते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर है उनके एडवाइस से जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं. द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो फर्स्ट सिटीज़न होते हैं इंडिया के, फर्स्ट सिटीज़न वो कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के हेड होते हैं, एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ इंडिया. जितने ये फोर्सेज हैं, एयर फोर्स, नेवी वगैरह जितने भी हैं, उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं. ही कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. 3 टाइप की इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकते हैं. स्टेट फाइनेंशियल अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड ये 360 फाइनेंशियल, एंड ये स्टेट एंड ये नेशनल इमरजेंसी. 352, 356 एंड 360 ये आप इमरजेंसीज वो लगा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये आपके प्रेसिडेंट. तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लाउज 2 ऑफ द 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी टू लोकसभा. तो प्रेसिडेंट 2 मेंबर कौन से कर सकते हैं? एंग्लो इंडियन के कर सकते हैं. आर्टिकल 331 में मेंशन है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा. ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को वो अपॉइंट कर सकते हैं. सिमिलरली ही और शी कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा में 12 मेंबर्स कर सकते हैं who are experienced and efficient enough in the field of arts, literature, journalism, science, social activities. नोट करना है कि जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ आर्टिकल 331 वैन एबॉलिश्ड. ये एबॉलिश कर दिया गया था बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये जो चूज़ करने वाला ये है ना कि आप इससे चूज़ कर सकते हैं एंड ऑल दैट, तो आर्टिकल 331 को एबॉलिश कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और 2019 में अमेंडमेंट हुआ था. 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये एबॉलिश कर दिया गया था आर्टिकल 331 को. तो ये इंपॉर्टेंट है और रिसेंट में पूछा जा सकता है, तो ये आपको नोट करना है. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द लोकसभा. किसको कर सकते थे? ये आप कर सकते थे एंग्लो इंडियन को. अब नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी.
तो ये आपका 2 होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स हैं 552। लोकसभा में कितने हैं? 552 सीट्स हैं, ठीक है। 530 स्टेट्स के लिए है और 20 आपके यूटीज़ का है, और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, अभी के टाइम पे जो प्रोविज़न है नॉमिनेशन का वो एबोलिश कर दिया गया आर्टिकल 331 को। आर्टिकल कितना कौन सा था? आर्टिकल ये है आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के जो आर्टिकल 331 था जिसके थ्रू नॉमिनेशन होता था 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, एंग्लो इंडियन, तो उसको अब एबोलिश कर दिया गया है और अब हम 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नहीं कर सकते हैं नॉमिनेट। ओके, सो आप याद रखना 552 आपके टोटल क्या है, ये है लोकसभा। नेक्स्ट, हु एंजॉयज द पावर टू समन प्रोडक्ट ईदर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि समॉन कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट कर सकते हैं ईदर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है समॉन करते हैं जॉइंट सेशन को ऑफ बोथ द हाउसेस, एंड जॉइंट सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन दिस एब्सेंस द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नोटेबली आर्टिकल 52 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कौन डील करता है? 56 आपका टेन्योर से डील करता है, ठीक है। सो 56 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं एंड फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। आर्टिकल 72 किससे डील करता है? तो जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्डनिंग पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये क्या होता है? आर्टिकल 72 जो होता है वो क्या होता है? पार्डनिंग पावर्स होते हैं। आर्टिकल 72 इज पार्डनिंग पावर्स, पार्डनिंग पावर्स, पार्डनिंग पावर। ओके, तो 72 में पार्डनिंग पावर हो गया। तो 72 कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ये 2 जो है वो एक झुका हुआ सर ऐसे होता है ना, पैर ऐसे, एक आदमी है जो झुका हुआ सर लेके खड़ा है यहाँ पे पार्डन मांग रहा है, और ये 7 ऐसा लग रहा है कोई गॉड जैसा लग रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो है वो ये यहाँ पे इससे पार्डन मांग रहा है, तो इट मीन 72 पार्डनिंग पावर होगा प्रेसिडेंट का। एंड व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स एन एक्शन, अगर कोई एक्शन लेते हैं ओवर द केस ऑफ पनिशमेंट और द सेंटेंस ऑफ कोई भी पर्सन के सेंटेंस या पनिशमेंट में एक्शन लेते हैं, कोई भी ऑफेंस के लिए वो हुए हैं, तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इस पार्डनिंग पावर। दे आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर होते हैं। क्या होता है? एक पार्डन, ठीक है। एक होता है रिप्राइव, रिमिट, रेस्पाइट एंड एक होता है कम्यूट। तो ये सारे होते हैं PRRRC। RRR 3 बार है, रिमिट, रिप्राइव, रिमिट, रेस्पाइट, पार्डन, कम्यूट, तो आपको याद हो जाएगा इजली। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रैंड पार्डन। तो वो पार्डन कौन, रिमिट, रेस्पाइट्स, रिमिशन, ये सब कब कर सकते हैं? 72 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेन्योर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहला नाम आता है किसका? ज्ञानी जैल सिंह। ये 1982 से 87 तक थे ज्ञानी जैल सिंह 3। तो ये वाला फर्स्ट आपका ये जो होगा 3, ये जो आपका 4 होगा ज्ञानी जैल सिंह 4 में है, तो ये आपका करेक्ट होगा। और सेकंड में कौन आएंगे? नीलम संजीव रेड्डी, ये आपके 1977 से 82 में थे। एंड देन उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इट बड़े से छोटे में करना है। तो उसके बाद फ़रुखुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 में थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले थे 1967 में से 1969 तक थे जाकिर हुसैन। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 4th ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर अनअवेलेबल। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह कौन एक्ट करता है जब प्रेसिडेंट एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है दोनों अनअवेलेबल होते हैं, तो प्रेसिडेंट की तरह कौन एक्ट करता है? तो ये होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आपके प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। एज अ प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन, एक्ट ऑफ 1969, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इवेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट बीइंग अनअवेलेबल। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनअवेलेबल हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके लिए कर सकते हैं। ये है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग वो इसका रोल निभा सकते हैं। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
कौन प्रेसिडेंट ऑफ ओथ एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट का, ये है आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है वो आपके प्रेसिडेंट का ओथ सुनते हैं एंड ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ इस एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के वो इसका रोल निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु एडमिट्स द ओथ्स ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा गया है, ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसको कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324 क्लाउज 2 324 क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है 324 क्लाउज 2 324 क्लाउज 2, ठीक है, 324 क्लाउज 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट पावर ऑफ superintendence, direction and control of election to parliament, state legislation and the office of president vice president of India shall be vested in the election commission। तो ये आपका इलेक्शन कमीशन है वेस्टेड होता है। सो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो अपॉइंट नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो ये आपके हैं नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट नहीं करती है, तो ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो CM जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू। चीफ मिनिस्टर कौन करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड हु आल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लेकर स्टेट के, एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू अंडर क्लाउज 2 ऑफ द आर्टिकल 124 क्लाउज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही गवर्नर को भी अपॉइंट करती है इज हैंड एंड सील एंड आर्टिकल 155 में क्या होता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। एंड द पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एंड हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, तो ये 35 ईयर्स तक कंप्लीट कर चुके हो ये होना चाहिए, आर्टिकल 157 में मेंशन है। तो आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है एंड 157 में ये मेंशन है कि जो गवर्नर बनने के लिए उनका एज 35 ईयर्स को कंप्लीट करना चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, फर्स्ट वुमेन कौन थी, ये थी प्रतिभा पाटिल PP फर्स्ट वुमेन थी, और प्रतिभा पाटिल इंडियन लॉयर भी थी एंड पॉलिटिशियन, वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल निभाई थी 2007 से 12 तक, 2007 से 2012 तक वो आपकी प्रेसिडेंट थी। तो अभी फिर से प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन whom does the supreme command of the defense forces of union vested पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग 53 स्टेट करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो वेस्ट होता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के ऊपर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम इधर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट्स टू हिम according to this constitution. Next, supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president and the exercise there shall be regulated by law, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फोर्थ प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे आपके वरागिरी वेंकटा गिरी। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 62 तक, डॉक्टर S राधाकृष्णन 62 से 67 एंड जाकिर हुसैन, देन VV गिरी, जाकिर हुसैन, R राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक है, VV गिरी, APJ अब्दुल कलाम आए थे फिर 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल आई 7 से 12 एंड प्रणब मुखर्जी जो कि 12 से 17 तक थे, श्री रामनाथ कोविंद 17 से उस टाइम पे तो 2020 हो रहा था, तो उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू आई, तो रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग दीज टुक ओवर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने राजेंद्र प्रसाद के बाद, तो राजेंद्र प्रसाद के बाद S राधाकृष्णन बने थे, एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, देन जाकिर हुसैन, फिर VV गिरी, अब APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी एंड रामनाथ कोविंद। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एक मिनट,
सो और डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद इज़ द कितने नंबर के प्रेसिडेंट है ये? 14th. रामनाथ कोविंद इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन विच प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज अ मिसाइल मैन. किनको बुलाया जाता था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बुलाया जाता था. APJ Abdul Kalam was known for his incredible work on the development of ballistic missiles and launch vehicle technology. He is termed as Missile Man of India. Dr. Kalam played crucial organizational, technical, political role in India's Pokhran 2 nuclear test. 1998 में जो पोखरान 2 हुआ था, 1974 में तो फर्स्ट हुआ था, ठीक है. 1998 में सेकंड पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसमें APJ अब्दुल कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किसको भारत रत्न अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट बनने के पहले? एस राधाकृष्णन. तो अमंग द गिवन प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन को अवार्ड मिला था भारत रत्न का अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनको अवार्ड मिला था भारत रत्न का 1954 में, और वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 1962 में बने थे. एंड अदर हु गॉट भारत रत्न अवार्ड, इनको वो थे जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला था. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनमें से कौन से यंगेस्ट प्रेसिडेंट है? ये है आपके श्री नीलम संजीव रेड्डी. ये श्री नीलम संजीव रेड्डी जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के. इनका टेन्योर था 25 जुलाई से. क्या है यंगेस्ट प्रेसिडेंट? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई ये है श्री नीलम संजीव रेड्डी, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के. ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका टेन्योर था. एंड ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे. ही वॉज अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है. सो इन इंडिया ऑल द बिल्स इंट्रोड्यूस एंड पास बाय द बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, कैन कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर द रिसीव द असेंट ऑफ. तो इंडिया में जितने भी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड पास किए जाते हैं दोनों हाउसेस के थ्रू, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो फोर्स में आ सकते हैं किसके एसेंट के बाद. तो ये होता है प्रेसिडेंट उनको एसेंट करती है, मतलब उनको बोलती है कि ये बिल पास हो सकता है, तभी वो बिल पास होता है. जितने भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड वो दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होते हैं, वो फोर्स में तभी आ सकते हैं जब उनको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तभी आ सकते हैं वो. नेक्स्ट, द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द. जो 5 ईयर टर्म है प्रेसिडेंट का, वो कब से कैलकुलेट होता है? डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट, जब से इलेक्शन रिजल्ट डेट हुआ तब से. फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम चार्ज, ठीक है. फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जब से उन्होंने ज्वाइन किया, डे ही एज्यूम्स चार्ज. एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम्स चार्ज, तो डे ही एज्यूम्स चार्ज. तो आर्टिकल 56(1) बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ही इंटर्स हिज ऑफिस एंड एज्यूम्स चार्ज. जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं, अपने चार्ज को एज्यूम करते हैं, तब से वो कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट टुक ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म. इनमें से कौन सा है जो शॉर्टेस्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट थे? ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको भारत रत्न ही मिला है. जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जिनका टेन्योर था अबाउट 2 ईयर्स के लिए था. 1967 से लेकर इनका था 69 तक, एंड वॉज द शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ प्रेसिडेंट. इनका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है. इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है. पर आपको तो पता ही है कि प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होती है एंड कंप्राइजेज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है. और इलेक्शंस में कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, किसके? लोकसभा एंड राज्यसभा के. एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के. लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है. ये होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सारे आपके इलेक्ट करते हैं उनको. नेक्स्ट, पार्टिसिपेट करते हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा. कितने मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में? ये आपके होते हैं 14 मेंबर आपके इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में. जो प्रेसिडेंट है नॉमिनेट करती हैं 14 मेंबर को इन द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल
81 के अकॉर्डिंग इन द राज्यसभा द प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को. दिस नॉमिनेशन वाज डन इन द फील्ड ऑफ फेमस पर्सनालिटीज ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस, सर्विस एंड स्पोर्ट्स. जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर दिया है टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आर्टिकल 331, लेकिन ये एबलिश कर दिया गया है. अब ये एंग्लो इंडियन को नहीं कर सकती हैं. नेक्स्ट, डैश इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ये आपके प्रेसिडेंट होते हैं. प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं. आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ लार्जेस्ट टेन्योर. किनका लार्जेस्ट टेन्योर था? ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसका टेन्योर 50 से लेकर 62 तक था. राजेंद्र प्रसाद का टेन्योर था प्रेसिडेंट का हैज़ बीन लॉन्गेस्ट टिल 12 ईयर्स. 12 ईयर्स तक का टेन्योर था उनका. हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट का ऑर्डाइंस इफेक्ट लास्ट फॉर. तो कब तक हो सकता है? 6 मंथ्स के लिए हो सकता है. आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज empowered to issue ordinances during the prorogation period of the parliament. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डाइंस when one of the houses of the parliament is not in session. जब एक सेशन नहीं है तो सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डाइंस पास कर सकते हैं. जो मैक्सिमम वैलिडिटी होता है ऑर्डाइंस का वो 6 मंथ का होता है, 6 वीक्स का. ऑर्डाइंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 वीक्स के बाद एक्सपायर हो जाता है. वंस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू द ऑर्डाइंस रूट. द इफेक्ट एंड पावर ऑफ दीज ऑर्डाइंसेज आर सिमिलर टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट बट आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं. नेक्स्ट, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डाइंसेज ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज गिवन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपका आर्टिकल 123 में मैंशनड है. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द एज ऑफ द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कितना एज होना चाहिए? कि 35 ईयर्स के ओवर 35 ईयर्स होना चाहिए. 58 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 58, पर्सन बी एलिजिबल टू इलेक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली इफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. गवर्नर के लिए भी इतना ही है, 35 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया हो. बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए, इलेक्टेड मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो. ठीक है. व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कितने एज की ज़रूरत है? 35 ईयर्स ऑफ एज. हु इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है इंडिया का? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है आपका प्रेसिडेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट है. मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको बोलते हैं डी फैक्टो हेड ऑफ द इंडिया. प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया बोलते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया के वो प्रेसिडेंट है. 74(1) के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट विल परफॉर्म हिज फंक्शन एट द एडवाइस ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो आगे का मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.